यो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Okay, there are 14 participants up the ओके जी, ऑलराइट। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। थोड़ा सा मैं जो है उसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम जो है फर्दर मूव करते हैं। We were discussing 6 point of इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसमें हम 6 जो डिफरेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया कि इफेक्टिव मैनेजमेंट का पार्ट, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है आइडेंटिफाई द गोल्स एंड कंस्ट्रेंट। जो भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो बीइंग अ मैनेजर आप आइडेंटिफाई करते हो गोल्स और कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन सी हर्डल्स हो सकती हैं उन गोल्स को अचीव करने में। इसको मैंने डिस्कस किया था। फिर रिकॉग्नाइज द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की डिफरेंट टाइप जो है, इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक कॉस्ट, एंड उसके बाद हमने जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो तमाम तरह चीज़ें डिस्कस की थी। वाई प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट वो हमने डिस्कस करा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए प्रॉफिट की जो है वो इम्पोर्टेंस हमने का डिस्कस की थी। फिर इसके बाद जो है हमने इसको फर्दर एलेबोरेट किया था कि प्रॉफिट जो है वो एक सिग्नल है कि सोसाइटी के रिसोर्सेज जो है वो बेहतर वे में यूटिलाइज हो रहे हैं। और किसी भी कंपनी के लिए अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी है तो वो री इन्वेस्ट कर रही होगी, तो अल्टीमेटली जो है वो ग्रो करेगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे और ओवरऑल जो है सोसाइटी के लिए डिफरेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही होंगी। हमने कहा कि अगर एक बिजनेस जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है, या उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट सस्टेन रह सकता है कि आने वाले टाइम में भी आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आप किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देर हमने कहा था 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमने डिस्कस करा था कि इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है इन 5 फैक्टर्स पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो था वो हमने कहा था कि इंट्री, कितना इजीली जो है न्यू बिजनेसेस उस इंडस्ट्री में इंटर हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि जब सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट जो है, अगर न्यू बिजनेसेस इजीली इन हो सकते हैं तो देयर वुड ऑलवेज बी अ प्रेशर कि आप जो है उस प्रॉफिट को मेंटेन ना रख सकें, सस्टेन ना रख सकें जब तक आप एक सेट क्राइटेरिया पे जो है वो compete ना कर सकें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट को हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट दैट वी हैव, ऑल्दो कि ये थोड़ा डिफरेंट चैप्टर्स, इनकी डिटेल फर्दर भी आएगी तब हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट जो है उसको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। वो 5 फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 एंट्री। ठीक है, नंबर 2 जो है वो है हमारे पास पावर ऑफ द इनपुट सप्लाई। बेसिकली क्या है कि जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के लिए क्या होगा कि आपको सप्लायर से जो है वो रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अगर पावर ऑफ सप्लाई जो है, जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, जिससे आप सप्लाई ले रहे हैं, अगर उसकी पावर हाई होगी
तो आपके प्रॉफिट अफेक्ट होंगे। पावर हाई होने का मतलब ये है कि वो प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, या रॉ मटेरियल जो है वो और उसको देखा जाए तो उसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है, कुछ ही सप्लायर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस केस में उनकी पावर जो है, सप्लायर की पावर जो है वो हाई होगी, और आपके प्रॉफिट डिपेंड करेंगे सप्लायर की पावर पे। ठीक है, जितना बेहतर वे में आप निगोशिएट कर सकेंगे सप्लायर के साथ, उतने आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकेंगे। तो डिपेंड करेगा कि सप्लायर की पावर जो है उस इंडस्ट्री में जो है वो कितनी है। ठीक है, जिस इंडस्ट्री में आप जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट, जी बताइएगा मुझे। यस सर, क्लियर। ओके, second point that we have power of the buyer. uh, in that particular case डिपेंड करेगा कि आपके अल्टीमेट कस्टमर कौन है, बायर कौन है, जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो उस अगर तो बायर की पास ज़्यादा होगी, इट मीन के देर आर लिमिटेड बायर, देर आर वेरी फ्यू बायर जिसको आप जो है वो, सम ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें आपके दो तीन चार बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको आप जो है सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वही आपके अल्टीमेट कंज्यूमर हैं। तो उस केस में उनकी बाय की पावर जो है वो ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम इस पर्टिकुलर प्राइस, सम ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को कुछ कंपनी जो सेल आउट करती हैं चीज़ें, तो उसमें उनके सोल कंज्यूमर या बहुत लिमिटेड से कंज्यूमर होते हैं, तो उस केस में जो है बायर की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो आपके प्रॉफिट जो है वो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो नॉट ओनली दिस पावर सप्लाई बट आल्सो ऑन द पावर बायर, बोथ जो है फैक्टर अफेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स को जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको ना सिर्फ एंट्री मैटर करेगी, न्यू बिजनेसेस की एंट्रेंस जो है वो मैटर कर रही होगी, बल्कि पावर ऑफ द इनपुट सप्लायर, इसी तरह पावर ऑफ द बायर जो है वो अफेक्ट कर सकती है आपके सस्टेनेबल प्रॉफिट को। फिर उसके बाद है कि आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लेके, प्रोडक्ट की सर्विसेज को लेके, डिफरेंट जो है डिसीजन मेकिंग जो है, या डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी जो है वो हो सकती है, कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें जितनी हाई होंगी आपके प्रॉफिट जो है वो डिपेंड कर रहे होंगे इन पर्टिकुलर फैक्टर्स पे, कि जब जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा इन चीज़ों को लेके आपके प्रॉफिट अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो माइंड रखनी होती हैं कि ये तमाम चीज़ें इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। एंड वी हैव लास्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट। बेसिकली जब जब आप जिस भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में बहुत से सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आपके प्रॉफिट हमेशा जो है वो डिपेंडेंट रहेंगे। क्योंकि कंज्यूमर जो है, जैसे ही आप प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे मूव कर जाएंगे, कि अगर आपकी प्रोडक्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको लग रहा है कि उसकी वजह से उनके बजट डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उस केस में जो है वो अदर सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगेन आपके प्रॉफिट जो है वो इंडस्ट्री में जो है उस पर्टिकुलर फैक्टर सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट पे कि कितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स हैं, इस चीज़ पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसमें बताएंगे कि वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। ठीक है, नंबर 1 एंट्री, पावर ऑफ इनपुट सप्लाई, पावर ऑफ बायर, इंडस्ट्री लाइब्रेरी एंड सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स। ये 5 फोर्सेस हैं जो इंडस्ट्री के सस्टेनेबल प्रॉफिट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आप इसकी शॉर्ट डिटेल जो है वो बता सकते हैं कि एंट्री कैसे जो है अफेक्ट करती है,
और इसी तरह पावर ऑफ इनपुट सप्लाई, पावर ऑफ बायर और अदर टू फैक्टर जो है ये 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क में आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, फिर इससे पहले हम 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। एक, आइडेंटिफाई द गोल्स। सेकंड, नेचर ऑफ द प्रॉफिट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये 2 पॉइंट के बाद तीसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है जो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो है हमारे पास कि आप अंडरस्टैंड करें इंसेंटिव्स को। ठीक है, इंसेंटिव्स बेसिकली है कि रिवॉर्ड। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय, इफ यू आर सुपरवाइजिंग ए टीम, जो भी किसी कंपनी में अगर एक टीम को आप सुपरवाइज कर रहे हैं, तो उस केस में जो बेहतर परफॉर्म करे उसको इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाए ताकि वो इन फ्यूचर जो है और अच्छा वर्क करे। तो इंसेंटिव सिस्टम जो है उसको जो है वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। वो तमाम लोग जो आपके अंडर एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनमें से जो बेहतर परफॉर्म करेगा उनको डिफरेंट बोनसेस वगैरह, डिफरेंट इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो इन फ्यूचर जो है वो फर्दर जो है अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें। अगर इंसेंटिव सिस्टम नहीं होगा तो एम्प्लॉयज जो है ऑब्वियसली वो भी उस तरह से मोटिवेट नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अगर वो बहुत अच्छा काम करें या एवरेज भी काम करें तो उनको एक फिक्स अमाउंट जो है सैलरी के फॉर्म में मिल ही जानी है। तो उस केस में हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड ना हो। तो आप क्या करते हैं कि इंसेंटिव सिस्टम जिसमें डिफरेंट बोनसेस, प्रमोशन सिस्टम और डिफरेंट तरह के अदर इंसेंटिव जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो रही होती है। तो नंबर 3 जो है हमारे पास इंसेंटिव सिस्टम। ठीक है, इंसेंटिव सिस्टम जो है कि बेसिकली प्रॉफिट, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिटेबल है तो उसमें से एक खास जो है परसेंटेज आप एम्प्लॉयज में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बोनसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रमोशंस कर सकते हैं। ठीक है, जो जो एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट का टूल ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए इंसेंटिव सिस्टम्स को। And the fourth point that we have is understand the markets. इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आपको मार्केट के डायनामिक्स को समझना होगा कि मार्केट एक्चुअली है क्या। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में डिफरेंट फोर्सेस जो वर्क कर रही होती हैं, आपको वो तमाम जो है उनकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, वो तमाम चीज़ें जो है उसको अंडरस्टैंड करना होता है। बेसिकली अगर मार्केट की बात करें तो एज यू नो कि मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट। ठीक है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आउट की जाती हैं, तो वो गुड्स मार्केट कहलाएगी। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट हो सकती है, इसी तरह जो है वो लेबर मार्केट हो सकती है। तो तमाम तर मार्केट्स को जो है वो एज इफेक्टिव मैनेजर आपको अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, तो विद इन अ मार्केट अगर हम बात डिफाइन आउटकम ऑफ द मार्केट प्रोसेस। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, depend on the relative power of the buyer and seller in the marketplace. The power of the bargaining position of the consumer and producer in the market is limited by 3 sources of the rivalry that exist in economic transaction. अगर किसी भी मार्केट को अंडरस्टैंड करना है तो आप उसमें देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी मार्केट में आप देखें तो एक तरफ आपके पास जो है वो आपको नजर आएंगे प्रोड्यूसर नजर आएगा और दूसरी तरफ आपको जो है वो कंज्यूमर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में जो है आपको कंज्यूमर प्रोड्यूसर लाइब्रेरी जो है एक दूसरे को जो है वो डिफरेंट तरह से जो है बीट कर रहे होंगे। कंज्यूमर की पास समटाइम हाई होती है, समटाइम प्रोड्यूसर की पास हाई होती है, तो वो दोनों की जो है लाइब्रेरी आपको मार्केट में नजर आती है। कंज्यूमर जो है वो हमेशा चाहेगा कि उसको कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल हो, और प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो, प्राइस हाई पे सेल आउट करे। तो देयर इज ऑलवेज अ rivalry बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन द मार्केट।
और विद इन अ कंज्यूमर जो है एक लाइब्रेरी आपको नजर आ रही होती है। उसके इसमें सबसे पहले अगर हम कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर लाइब्रेरी देखें तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर लाइब्रेरी अकर बिकॉज ऑफ द competing interest of the consumer and producer, consumer attempt to negotiate और क्रिएट लो प्राइस। कंज्यूमर हमेशा चाहेगा मार्केट में कि उसको कम से कम प्राइस पे जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, और प्रोड्यूसर अटेम्प्ट टू नेगोशिएट हाई प्राइसेस। प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो हाई से हाई प्राइस पे जो है वो चीज़ को सेल आउट कर सके। इन अ वेरी सेंस कंज्यूमर अटेम्प्ट टू रिप ऑफ द प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर अटेम्प्ट टू रिप ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर किसी भी तरह जो है वो बेनिफिट गेन करना चाहेगा, और प्रोड्यूसर जो है वो अपने वे में जो है बेनिफिट गेन करना चाह रहा होता है किसी भी मार्केट में। ऑफ कोर्स देयर remains the ability of the party to achieve their goal if consumer offer प्राइस दैट इज टू लो। अगर कंज्यूमर बहुत कम प्राइस ऑफर करेगा कि मैं तो इस 10 रुपीज 20 रुपीज या एक पर्टिकुलर प्राइस उस पर जो है मैं बाय कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा बाय नहीं कर सकता, तो उस केस में प्रोड्यूसर देखेगा कि क्या वो इस प्राइस को अफोर्ड भी कर सकता है, उसकी कॉस्ट उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर उसकी कॉस्ट उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो उसको उस प्राइस पे तो सेल आउट नहीं कर सकता। तो उस केस में देयर इज ऑलवेज रिवलरी एग्जिस्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर जो है वो आपको इस लाइब्रेरी को जो है वो इस मार्केट के फंडामेंटल को आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि आप किस प्राइस पे सेल कर सकते हैं, मार्केट में प्राइस क्या सेट करेंगे एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। और सिमिलरली इफ द प्रोड्यूसर आस्क ए प्राइस दैट एक्सीड द कंज्यूमर वैल्यूएशन ऑफ ए गुड, अगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो प्राइस सेट कर रहा है वो कंज्यूमर को लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई है उस चीज़ की प्राइस, तो कंज्यूमर रिफ्यूज़ कर सकता है तो बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आपको ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एज अफेक्टिव मैनेजर जो है वो अंडरस्टैंड करना होती हैं। These two forces provide a natural check and balance of the market process, even the market, which is a product of the single firm or monopolistic। ये जो लाइब्रेरी बेशक कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बीच है, ये मार्केट को बैलेंस रखती है कि आप बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर रहे होते, और इसी तरह कंज्यूमर जो है वो बहुत कम प्राइस पे उसको बाय नहीं कर रहा होता ऑब्वियसली। तो दे दिस इज द कंपटीशन जो आप एक मार्केट में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरह सेकंड जो लाइब्रेरी हो सकती है वो कंज्यूमर और कंज्यूमर की हो सकती है। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके। सेकंड जो है कंज्यूमर की, कंज्यूमर के साथ जो है वो हो सकता है कंज्यूमर सोर्स ऑफ द एविडेंट गाइड द मार्केट प्रोसेस अगर अमंग कंज्यूमर 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 रिड्यूस द नेगोशिएशन पावर ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर कंज्यूमर compete करते हैं लाइब्रेरी है उनके बीच, तो उस केस में ये होगा कि जब हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था पावर ऑफ द कंज्यूमर या पावर ऑफ द बायर, तो उनकी पावर बायर जो है वो वीक हो जाती है मार्केट में। अगर आप देखेंगे एज अ मैनेजर देखेंगे, अगर कंज्यूमर कंज्यूमर लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा हाई है तो आप जो है उस लाइब्रेरी से बेनिफिट गेन कर सकते हैं, एक हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नॉर्मली तब होता है जब आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जहाँ पे सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैं, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में कंज्यूमर कंज्यूमर लाइब्रेरी जो है वो हाई होती है। तो उस केस में प्रोड्यूसर के एंड पे बेनिफिट ये होता है कि वो हाई प्राइसेस जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं, उनको पता है कि कंज्यूमर किसी भी प्राइस पे जो है वो उसको बाय कर रहे होंगे। तो जब जब कंज्यूमर लाइब्रेरी हाई होती है उस केस में पावर ऑफ द कंज्यूमर पावर ऑफ द बायर जो है वो डिक्रीज हो जाती है मार्केट में। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसको भी एक इफेक्टिव मैनेजर के तौर पे आप कंज्यूमर कंज्यूमर लाइब्रेरी को भी अंडरस्टैंड करते हैं। एंड थर्ड दैट वी हैव प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर लाइब्रेरी। आप विद इन एक मार्केट प्लेस प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के साथ जो है एक लाइब्रेरी हो सकती है कि आप जो फॉर एग्जांपल कि आप जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वो बहुत लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, तो उसको बाय करने के लिए हो सकता है कि विद इन अ प्रोड्यूसर कंपटीशन हो जाए,
या आप जो प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर जो है एक लो प्राइस पे जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट को अवेलेबल कर सकते हैं, तो उस तरह आपका जो है प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर रेवेन्यू हो सकती है। और जब जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर रेवेन्यू इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से जो है वो जो आपकी जो कंपटीशन है compete कर सकते हैं एक एट हायर प्राइस, या आपके बेनिफिट जो हैं वो उसकी वजह से हमेशा अफेक्ट होते हैं जब जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर रेट जो है वो इंक्रीज होती है। तो मार्केट में ना सिर्फ जो है आप कंज्यूमर प्रोड्यूसर लाइब्रेरी को अंडरस्टैंड करते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है अगर इनके बीच जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन या बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी होती है तो उसका क्या बेनिफिट क्या लॉस हो सकता है, इसको अंडरस्टैंड करना होता है। कंज्यूमर कंज्यूमर लाइब्रेरी को आप अंडरस्टैंड करते हैं, देन प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर लाइब्रेरी। फिर मार्केट में ही गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है, वो तमाम डायनामिक आपको समझना होते हैं। गवर्नमेंट हमेशा जो है एक फ्री इकोनॉमी है जिसमें प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं, कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्राइस पे जो है वो डिमांड कर रहा है, आप प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, मार्केट में प्राइस सेट हो जाती है। लेकिन सम ऑफ द टाइम जो है अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूमर एज एजेंट के तौर पे आ जाए कि हमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई लग रही है, तो वो गवर्नमेंट को जो है वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो हम इतनी प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट मेक श्योर करती है प्राइस को एक सर्टेन लेवल पे लेके आती है। तो गवर्नमेंट भी जो है वो इंटरवीन कर रही होती है, गवर्नमेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डिफाइन कर रही होती है। ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो मार्केट में गवर्नमेंट भी जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट टैक्सेस, डिफरेंट आपको जो है वो प्राइस रिस्ट्रिक्शन जो है वो बता रही होती है। तो वो तमाम चीज़ें भी आपको अंडरस्टैंड करना होती हैं। तो मार्केट में हमने विद इन अंडरस्टैंड द मार्केट, मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने 4 डिफरेंट पॉइंट डिस्कस करे। फर्स्ट इज कंज्यूमर प्रोड्यूसर लाइब्रेरी, सेकंड कंज्यूमर कंज्यूमर लाइब्रेरी, थर्ड इज प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर लाइब्रेरी, एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट एंड द मार्केट। जी, ये 4 पॉइंट अंडरस्टैंड द मार्केट में हमने ये जो 4 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जी आप लोगों को समझ आए? जी बताइएगा। ओके गुड। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज 4 पॉइंट? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अरे ये हो गया हमारे पास। हमने अंडरस्टैंड कर लिया मार्केट को। मार्केट में डिफरेंट प्लेयर जो एग्जिस्ट करते हैं, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, उनके है, और उसके साथ साथ हमने जो है, जी मेक श्योर कर लें आपके माइक जो है वो म्यूट हो, अदरवाइज यू हैव टू लीव द क्लास। ओके, रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिफ्थ पॉइंट जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट का, वो है रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आइडिया है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज करें। जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी हैंड रेज कीजिएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कौन बताएगा? ओके, कंज्यूमर कंज्यूमर वाला मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, जब कंज्यूमर कंज्यूमर लेवल का मतलब ये है कि किसी भी मार्केट में अगर
देखो कंज्यूमर, इसका मतलब ये होगा कि सप्लाई साइड बहुत कम है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा है उस चीज को डिमांड करने वाले, तो कंज्यूमर कंज्यूमर के बीच जो है वो कंपटीशन होगा। अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आएगी तो कंज्यूमर चाहेंगे किसी भी प्राइस पे हम बाय कर लें, तो इनके बीच राइवलरी होती है। जब जब कंज्यूमर कंज्यूमर राइवलरी बहुत ज्यादा हाई होगी, बहुत ज्यादा कंज्यूमर हैं, कोई भी प्रोडक्ट आ रही है वो सबसे पहले बाय करना चाहते हैं, तो उस केस में बायर ऑफ द कंज्यूमर कम हो जाएगी। ठीक है, कंज्यूमर की पावर कम हो जाएगी। उस केस में जो है वो किसी भी प्राइस पे बाय करने के लिए तैयार होंगे। तो उस केस में जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, वो बेनिफिट गेन कर रहा होता है। उसको जो है वो पता होना चाहिए कि वो अगर थोड़ी हायर प्राइस भी चार्ज करेगा तो वो उसको बाय कर रहे होंगे डिफरेंट कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कंज्यूमर लाइब्रेरी में जो है वो नेगोशिएशन प्राइस जो पावर है कंज्यूमर की वो कम हो रही होती है, जिसका बेनिफिट जो है वो प्रोड्यूसर को हो रहा होता है। ओके जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? जी बताइएगा। जी, परचेजिंग पावर, ठीक है, या वर्थ आज कितनी है फ्यूचर में कितनी होगी, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जितने भी आपके फ्यूचरिस्टिक डिसीजन होंगे उसमें जो है वो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो कंसीडर करें। जितने भी आपके मॉनेटरी टर्म में डिसीजन मेकिंग होने वाली है, फॉर एग्जांपल जो आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके रिटर्न्स कल आने वाले टाइम में 1 साल बाद 2 साल बाद फ्यूचर में आपको मिलने हैं, तो उस केस में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो कंसीडर करना चाहिए कि कल को जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेके आएगी हमारे पास, जो हमें रिटर्न्स मिलेंगे, उसकी वर्थ उतनी नहीं होगी जो एक्चुअल में हमें नजर आ रही है, क्योंकि टाइम वैल्यू मनी की वजह से उसकी परचेजिंग पावर जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। तो उस केस में हमें पता है कि आज के दिन जो हमारे पास पैसा उसकी वर्थ ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, चीज़ों की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कल को उतनी ही अमाउंट से हम वो वाली चीज़ें बाय नहीं कर सकते। इसी तरह अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं पे भी, तो उस केस में हमें ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी इन फ्यूचर। तो उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो ऑलवेज मैटर कर रही होती है, तो किसी भी केस में। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, टाइम वैल्यू मनी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना होता है कि वो प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस हम इसको कहते हैं। कि अगर हमें कोई भी रिटर्न, कोई भी सीरीज, कोई भी अमाउंट फ्यूचर में मिली, हम हमेशा उसको कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू में। ठीक है, आज के टाइम में उसको कन्वर्ट करके हम जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस, द अमाउंट दैट वुड हैव टू बी इन्वेस्टेड टुडे at varying interest rate to generate the given future value। आपको उसके रिटर्न फ्यूचर में मिलने हैं, आज आपने इन्वेस्ट करा है, तो फ्यूचर में मिलने वाले रिटर्न्स को आप कन्वर्ट करोगे इनटू टूडेज वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में उसको कन्वर्ट करोगे, फिर जो है वो डिसीजन मेकिंग करोगे कि आपको जो है वो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर्टिकुलर मशीनरी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो तब जाके आप ये जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अ, अभी जो है मैं नेक्स्ट लिंक सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। टाइम जो है 40 मिनट होने वाले हैं, तो इसके इसमें जस्ट मुझे जो है वो जी सी आर आई थिंक यहाँ पे नहीं है, तो इसके अलावा जी और कौन है यहाँ पे सीआर जो, क्योंकि दूसरे वाले सीआर तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं है। सर सीआर जीआर दोनों नहीं है। जी चलें, अगर और किसी के पास अगर मेरा नंबर उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं लिंक उनको भेज देता हूँ। या ग्रुप बना हुआ है ना आप लोगों का? यस सर, ग्रुप बना हुआ है। यस उसमें सर, ग्रुप बना हुआ है। उसमें ऐड किया हुआ है मुझे? सर नहीं, शायद आप ऐड नहीं है। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट मुझे जो है एक व्हाट्सएप मैसेज कर दे, मैं लिंक भेजा हूँ, वो फिर ग्रुप में आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा।
जी ठीक है, जिसके पास नंबर है मेरा वो मुझे कर दे, मैं भी आपको सेंड कर रहा हूँ, हम सेकंड जिंक से आते हैं, ठीक है। ओके सर।